नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। रेडिएशन एंड कैंसर रिसर्च जर्नल की रिपोर्ट में एक बड़ी बात सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब से राजस्थान में जहरीला पानी आ रहा है और जिसकी वजह से कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के कैंसर रोग विशेषज्ञों के शोध के आधार पर प्रकाशित हुई है। सतलुज का पानी इंदिरा गांधी और गंगनहर से होता हुआ राजस्थान आ रहा है और जानकारी के मुताबिक पंजाब के लुधियाना की 2000 इलेक्ट्रोप्लेटिंग औद्योगिक इकाइयों से रासायनिक अपशिष्ट निकल रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बिना ट्रीट किए हुए उस पानी को सतलुज में बहाया जा रहा है, जिससे हेपेटाइटिस और कैंसर के साथ साथ चर्म रोग भी फैल रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सालों से ये समस्या है, बावजूद इसके इस पर कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी काल बनता जा रहा है और पंजाब से जो जहरीला पानी सतलुज में छोड़ा जा रहा है उससे गंभीर बीमारियां हो रही हैं। फैक्ट्री के वेस्ट पानी से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो उत्तर पश्चिमी 10 जिलों में ये पानी पहुंच रहा है और नहरों से सतलुज का पानी पहुंच रहा है और बिना ट्रीट किए गए फैक्ट्रियों से पानी इसमें छोड़ा जा रहा है, जो कि कई गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहा है और इससे परेशानियां लोगों की बढ़ती जा रही हैं। प्रदूषित पानी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है और स्पेशली जो नहरी पानी पीते हैं, तो बीकानेर में तो हमारे यहाँ कहावत भी है कि जहां जहां नहर का पानी पहुंचा है वहां वहां समस्याएं पहुंची है। क्योंकि जो ग्राउंड वाटर था वो सैलिनिटी के अलावा बाकी बहुत प्योर हुआ करता था पहले। अब जब से नहरी पानी आया है और स्पेशली इस समय में जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा नहरी पानी के साथ बढ़ गया है, तो चूंकि मैं कैंसर हॉस्पिटल में हूं तो कैंसर के रोगी तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। फिर कैंसर का जो टाइप्स था उसमें बहुत ही मेजर चेंजेस आए हैं। जैसे पहले मुंह का हेड एंड नेक के कैंसर होते थे, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग तंबाकू गुटखा जर्दा ज्यादा चबाते थे, या महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होते थे वो हाइजीन की वजह से। लेकिन आजकल पेट के कैंसर, लंग के कैंसर और जीआई सिस्टम के कैंसर, पित्ताशय के कैंसर, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होने लगी है। गालब्लैडर के कैंसर, ये सारे देखा जाए तो भी पिछले कुछ टाइम से कैंसर के पेशेंट और रीनल स्टोन और गॉल स्टोन के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। एवरेज यदि देखें तो हर 10 में से एक पेशेंट हमारे पास जो आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं कैंसर या स्टोन का निकल रहा है। कैंसर और स्टोन मोस्ट प्रोबेबली जो खाने पीने की चीज़ें हैं और जो हमारा पानी है पीने का, उसी का ही मेन रोल होता है। तो कहीं ना कहीं दूषित पानी का ही बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां इतनी फैल रही है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इतनी पब्लिक की हेल्थ को देखते हुए उन्हें इस पेयजल को साफ सुथरा करने की तरफ ध्यान देना चाहिए और शीघ्रता अतिशीघ्र इस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, नवजात शिशु की जो प्रारंभिक जो परवरिश है वो माँ के पेट के अंदर होती है। माता को भी जब दूषित पानी मिलता है तो उसके जो साइड इफेक्ट हैं, जो उसके दुष्प्रभाव हैं, वो नवजात के ऊपर ही पड़ते हैं, जिसके कारण जन्मजात कुछ विकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं और उनके अंदर जो टाइम से पहले जन्म होने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। साल से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं, उनके अंदर भी रूटीन में हमको उल्टी, दस्त, बुखार, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। जो ये इन्फेक्शंस होते हैं उसका जो दुष्प्रभाव है शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है। भी हम फेफड़ों से लेके लीवर, किडनीज और इवन की दिमाग के ऊपर भी असर पड़ता है इन जो केमिकल युक्त पानी आ रहा है उसके कारण। हम बात करेंगे कि श्री गंगानगर ज़िले में है, जो पंजाब का सरहदी ज़िला गंगानगर है, और बात करें पानी की तो जो नहरें हैं वो जीवनदायिनी साबित हो रही थी, लेकिन आज जो हालात है वो किस तरीके के देख रहे हैं? जो पेयजल को लेकर के ये जो मुहिम है कि आपकी मेन विषय है कि दूषित जल, तो दूषित जल को लेकर के गंगानगर ज़िले का कोई गांव ऐसा नहीं है जिसके अंदर मतलब आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कैंसर ग्रस्त है। और अमूमन हर गली में आपको कैंसर ग्रस्त मोते हुई परिवार मिल जाएंगे,
और गांव के गांव जो है बड़े बड़े इनसे प्रभावित हुए हैं। इसके पीछे कारण है बूढ़ा नाला, जो लुधियाना से ये इंडस्ट्रियल कचरा जो वेस्ट जो निकलता है वो इस नहर के माध्यम से, नाले के माध्यम से जो नदी के अंदर होकर के और अपनी नहरों में प्रवाहित हो रहा है। और इससे गंगानगर सहित हनुमानगढ़, राजस्थान के करीब 8 जिले और पंजाब के 4 जिले मुख्य रूप से इससे प्रभावित है। और उनसे हर घर में पेट संबंधी रोग और भयंकर कैंसर जैसी महामारी फैलती जा रही है, जिसके कारण ये पेयजल जो पीने के लिए जीवन का आधार है वो हमारी मौत का भी आधार बनता जा रहा है। जो ये हमारे लिए पेयजल पानी आता है पंजाब से और हरियाणा से, उस पानी के अंदर जो हमारी जीवनदायिनी नहरें थी आज वह जानलेवा नहरें बन चुकी है। पूरा का पूरा जो केमिकल है, जो इंडस्ट्री एरिया का है, औद्योगिक क्षेत्र का है, वो सारा का सारा इन नहरों में डाला जा रहा है। उसके निस्तांतरण की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पंजाब और हरियाणा से चलकर जो नहरें आती है, जो हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर से गुजरती है, ये पूरे दोनों जिलों के अंदर इस पानी का पेयजल के रूप में और खेती के रूप में हम उपयोग करते हैं। आप मानोगे नहीं, पानी पीने के लिए जहर है ही, और जो खेतों के अंदर जाता है उसकी जो फसलें होती है उसमें भी उसका असर दिखता है। अमूमन हम देखते हैं कि जैसे हमारी फसलें भी वैसे नहीं रही, खेतों में भी नहीं रही। और जहाँ तक सरकार के प्रयासों की बात है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, इसके प्रति वो गंभीर नहीं है। ये जो जनता का है मुद्दा है, जो पानी हमारी मूलभूत सुविधा में आता है, उस पानी के अंदर हमारी पूरी की पूरी सरकारें, चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, सारी सरकारें फेल हुई है। कोर्टों ने उनके ऊपर जुर्माना लगाते हैं, एनजीटी वो उन पर जुर्माना लगाती है, भी लोगों को पेयजल दो। कोई स्वच्छ पेयजल की बात नहीं है। आप बताएं कि किस तरीके से जो ज़मीनें हैं उन पे असर दिख रहा है। देखिए, जितनी भी फैक्ट्रियां पंजाब के क्षेत्र के अंदर लगी हैं, उन फैक्ट्रियों का जो दूषित जल निकलता है वो इन पीने वाली नहरों में डाला जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जनता के साथ साथ देखो, ज़मीन को भी भुगतना पड़ रहा है। ज़मीनें बंजर हो रही है, आज वहाँ फसलें नहीं हो रही, और जो फसलें हो रही है वो भी केमिकल युक्त फसलें हो रही है, और सरकारें इसके प्रति गंभीर नहीं है। तो इनका साफ तौर से कहना है कि जो नई जनरेशन है वो यहाँ पर जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी चपेट में आती हुई जा रही है, लेकिन सरकारों द्वारा किसी भी तरीके का कोई सार्थक प्रयास है वो स्वच्छ और पेयजल के लिए नहीं किया जा रहा। प्रदीप कुमार, एनडीटीवी, श्री गंगानगर। तो चलिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं नहर में जो जहर फैल रहा है उससे कितनी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। सतलुज नदी में जहर जो है ऐसे पानी प्रदूषित होता जा रहा है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। नाला सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, और बुढ़ा नाला 14 किलोमीटर लंबा है, और लुधियाना शहर से होकर ये नाला निकलता है। फैक्ट्रियों का कचरा इस नाले में मिलता है, और इसके बाद नाले से सारा कचरा सतलुज में जाकर मिल जाता है। बता दें कि नाले में रोजाना 200 मिलियन लीटर सीवेज होता है, और कई तरह के केमिकल और औद्योगिक कचरे रहते हैं। केमिकल युक्त कचरे से नदी प्रदूषित होती जा रही है, और पंजाब के बुढ़ा नाले से नदी प्रदूषित हो रही है। लुधियाना से ये नाला निकलता है, और नाला अब सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रामपाल जाट जी हमारे साथ किसान नेता हैं, बहुत स्वागत है। राजेंद्र एक्सपर्ट, आपका भी स्वागत है सर। अनिल सूद हमारे साथ पर्यावरण एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगी अनिल जी, देखिए जिस तरीके से लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, फैक्ट्रियों का दूषित पानी सतलुज में जा रहा है, और इससे तमाम तरीके की समस्याएं लोगों को हो रही हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर कोई काम सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि ये सिर्फ राजस्थान की त्रासदी नहीं है, ये पूरे भारत में ही नदियों का ये हाल है, और नदियों को डंपिंग चैनल बना दिया गया है। अभी जो है कुछ दिन के लिए तो आपको गंगा साफ दिखेगी जब तक ये महाकुंभ चल रहा है, उसके बाद और पहले गंगा का वही हाल है। तो हमारी सरकारें जो हैं वो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई हैं। हमारे जो पोल्यूशन कंट्रोल विभाग हैं वो भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं, और उसके साथ साथ जो इसके अलावा एक और रीजन है जो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं,
जो हम खेतों में पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो बहुत बड़ा एक कारण है कैंसर के केसेस बढ़ने का। जी। और इसके साथ साथ चूंकि ये सारी लेबर फोर्स, जितनी भी एग्रीकल्चर इंटेंसिव लेबर फोर्स इन्वॉल्व है, ये मैक्सिमम टाइम ओपन उसमें गुजारते हैं, तो वो भी एक ओपन जो वायु प्रदूषण भी है, वो भी इसके साथ मिलके कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल। तो हमारी सब सरकारें सब तरफ नाकामयाब हैं, फेल हैं, और इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है राजेंद्र जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरीके से दूषित पानी से कई समस्याएं स्वास्थ्य संबंधित भी होती है, इसके अलावा भी काफ़ी परेशानियां लोगों को होती हैं, क्या ज़रूरत है अभी इसमें बदलाव करने की? लगातार प्रदूषित जल नदियों को भी खराब कर रहा है, नालों में भी ये प्रदूषित जल का प्रवाह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि ये जो प्रदूषण की वजह से बीमारियां हो रही हैं, तमाम तरीके की समस्याएं हो रही हैं, इस पर रोक लग सके। देखिए, सरकारों की सदिच्छा नहीं है कि नदियां निर्मल होएं, अविरल होएं। हमारी सरकारों के स्लोगन बहुत हैं, अविरल गंगा, निर्मल गंगा सब बनाना चाहते हैं, लेकिन नदियों को उद्योगपतियों का मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना दिया है। सारी नदियां शहरों का गंदा पानी और उद्योगों का जहरीला पानी नदियों में डालने का काम कर रहे हैं, और उन्होंने ये मान लिया है कि नदी ही इस मैले को ढोने वाली मालगाड़ी है। लाइक ट्रेन जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं ना हम गुड्स को, ऐसे ही अब मैले को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नदियां हैं। आप देखेंगे कि इस वक्त देश की सारी बड़ी नदियां मैला ढोने वाली मालगाड़ी की तरह काम कर रही हैं। जी। वो दिल्ली की राजधानी में बहने वाली यमुना हो, या इलाहाबाद प्रयागराज में बहने वाली गंगा हो, या गोदावरी या कावेरी, मैं आज गोदावरी में हूँ, उसका भी यही है। इस वक्त हिंदुस्तान में बेचारे किसानों को तो हम दोष देते रहते हैं कि उनके कारण नदियां गंदी हो रही हैं। उनके कारण थोड़ी बहुत नदियां गंदी होती हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, किसान भी लालची होकर अब इन सब को उपयोग करने लगा है, तो उससे भी नदियां गंदी होती हैं। लेकिन नदियों के हत्यारे हैं भारत के उद्योग और भारत के शहर। सब शहरों का गंदा पानी हमारी सारी नदियों में जाता है। इनको यदि रोकना है तो भारत को यदि पानीदार बनना है और भारत की नदियों को अविरल, निर्मल, शुद्ध, सदा नीरा बनाना है, तो भारत में रिवर और सीवर को सेपरेट रखने का सिद्धांत था और लंबे समय तक चला। लेकिन 1932 में हॉकिंस नाम के बनारस के कमिश्नर ने एक छोटा सा जीआर निकाला और उसमें गंदे नालों को गंगा के साथ जोड़ने का विधान शुरू कर दिया। 1932 के बाद सारे शहरों ने अपना गंदा जो पानी था वो नदियों में डालना शुरू किया। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी हिंदुस्तान में हुई वो पिछले 100 सालों की है, ज्यादा पुरानी नहीं है जी। क्योंकि 100 साल पहले यूरोप, अमेरिका की सारी नदियां हमसे ज्यादा गंदी थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी ठीक कर ली। अभी वो ठीक नहीं कर पाए हैं वो भी, लेकिन थोड़ी ठीक कर ली। कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर कदम नहीं उठाया जा रहा है, प्रयास नहीं किया जा रहा है, और शायद इसी लापरवाही की वजह से समस्याएं बढ़ रही हैं। रामपाल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर इन प्रदूषित पानियों से अगर किसान इसे खेती के उपयोग में लाते हैं तो फसलें बर्बाद तो होती हैं, इसकी गुणवत्ता भी खराब होती है, जिससे तमाम तरीके की बीमारियां भी लोगों को होती हैं। क्या समस्याएं इस वक्त किसानों को हो रही है, जिस तरीके से ये प्रदूषित पानी अब खेती के लिए उपयोग में जब किसान लेकर आ रहे हैं? तो शिवानी मिश्रा, ये हमारे जो पूर्व वक्ता है इन्होंने अच्छी बात बताई, लेकिन एक चीज जो मैं विचार करता हूं, ये सब भारत सरकार की नीतियों का दुष्परिणाम है। हमने जो नीतियां बनाई, उद्योग प्रधान भारत, और उद्योग प्रधान का अर्थ हमने मान लिया बड़े उद्योग, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग। हमारा देश तो खेती और ग्रामोद्योग इन पर आधारित था। हमारा जो मॉडल था
उसमें प्रदूषण की बात ही नहीं थी, कहीं प्रश्न ही नहीं उठता था। तो सारा का सारा जो नीतियों का दुष्परिणाम है, इसके लिए सीधी सीधी शहर और उनको जिम्मेदार बताना, ये तो मुझे नहीं लगता तो छोटी बात। जी जी इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है सरकार है, जिन्होंने नीतियां बनाई और जिन्होंने ये प्रदूषित पानी को होने दिया। आज भी हमारी सरकार है, बात अच्छी करेगी, नारे अच्छे देगी, उद्घोष अच्छे देगी, लेकिन उसका जो धरातल पर लाने का काम है वो ये नहीं करेंगी। इसलिए आज भी खेती ये संकट में है, वो सरकारी नीतियों कारण से। जो भी बात कर रहे थे कि किसान आलसी हो गया इसलिए वो पेस्टिसाइड और ये इनका उपयोग करने लगे खादों का, रासायनिक खादों का, ऐसा नहीं है। ये भारत सरकार ने सिखाया। भारत सरकार की पूरी मशीनरी इसी काम में लग गई कि यही उत्तम है, यूरिया ले काम में, डीएपी ले काम में, रासायनिक खाद काम में ले, तब तुम खेती करोगे। तो हमारी सरकारों ने जो दिशा पकड़ी वो दिशा ही गलत थी। इसलिए खेती को बर्बाद करने का काम और नदियों को प्रदूषित करने का काम दोनों सरकारी नीतियों की है, सरकार इस पार्टी की हो या उस पार्टी की हो। लेकिन जो काम अंग्रेजों ने शुरू किया हमको उसको रोकना चाहिए था, और रोक करना तो दूर, उनको ठीक करने का काम भी हम नारे देते हैं। गंगा को पवित्र करने की बात कहते हैं, गंगा प्रदूषित है, यमुना प्रदूषित है, सतलज प्रदूषित है, और ये जो पानी है जो आ रहा है इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से, कितने वर्ष हो गए इस आवाज को उठते हुए। लगातार कभी पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार की मीटिंग, कभी भारत सरकार के साथ मीटिंग। तो आपकी मीटिंगों का कोई परिणाम तब तक आया नहीं, कोई आउटपुट है नहीं, काहे की नहीं मीटिंग करते आप। इसलिए ये जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद करने के लिए जो सरकारें चाल चलती है, इसको हमको हिट करने की जरूरत है। हम कई बार लिहाज करते हैं सरकारों के, ये सरकार नाराज हो जाओ ना नाराज। यदि हमने जीवन बचा लिया तो 100 सरकार भी नाराज हो जाए तो भी हम लाभ में हैं, तो भी हम फायदे में रहेंगे। इसलिए आज हमारी प्राथमिकता उद्योग है, प्रदूषण रहित व्यवस्था नहीं। इसलिए बड़े उद्योगों की ओर सारी सरकारें उधर ही देखती है, क्योंकि वो चंदादाता भी, चंदा वही देते हैं। साधारण किसान और जो प्रदूषित पानी पीने वाला साधारण जन है वो तो चंदा नहीं देता। इसलिए चंदा देने वालों की चिंता इस सरकार के दिल में बैठ गई, मन में बैठ गई। मैं कई बार कहता हूं, पूंजीपति, राजनेता और अधिकारियों का एक पवित्र गठजोड़ इन सब के लिए जिम्मेदार है, इस प्रदूषित पानी के लिए जिम्मेदार है। कितने वर्ष हो गए, यदि पंजाब में सरकार आ गई तो ठीक हो जाएगा। अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी आ गई, ठीक हुआ क्या? सरकारें बदलती रहती है और प्रदूषण ज्यों का त्यों बढ़ा रहता है। ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि सरकारें तो बदलती हैं, दावे और तमाम होते हैं, लेकिन जो समस्या है वो जस की तस बनी रहती है। डॉक्टर अभिषेक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका। और अभिषेक जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी प्रदूषित पानी की वजह से हो रही है, और कितनी परेशानियां, किस तरीके की बीमारियां लोगों को हो सकती हैं इस प्रदूषित पानी के इस्तेमाल से? कैंसर तो सर मेरे को लगता है मैडम एक छोटी सी बात है, मतलब सिर्फ ये तो एक हिस्सा है। बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे आपने खुद ही कहा है कि हेपेटाइटिस हो सकती है, किडनी की बीमारियां हो सकती है। हैवी मेटल्स तो पूरी की पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के लिए टॉक्सिक होते हैं। सिर्फ आर्सेनिक नहीं, जो भी ये इंडस्ट्रियल जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर, खासतौर पे जो लेदर इंडस्ट्री है वो या पेंट इंडस्ट्री है, इसमें एनिलीन डाइज यूज होती हैं। इसमें ब्लड कैंसर और तरीके के कैंसर, ब्लैडर के कैंसर, स्किन के कैंसर, पेट से रिलेटेड कैंसर, किडनी की बीमारियां, हेपेटाइटिस, मतलब ये तो एक ऐसी चीज है जो सभी कुछ खराब कर सकती है। बिल्कुल। तो ये तमाम समस्याएं हो सकती हैं लोगों को, प्रदूषित पानी अगर लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसी का नतीजा है कि कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इन जगहों पर। राजेंद्र जी के पास एक बार फिर से जाना चाहेंगे, और राजेंद्र जी आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जो जिस तरीके से नज़रअंदाज इतनी गंभीर समस्या को किया जा रहा है, और कई जगहों पर है, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, कई जगहों पर हमने देखा है प्रदूषित पानी की वजह से कई बीमारियां हो रही हैं, कितनी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। ग्राउंड जीरो पर अगर इस मामले को संज्ञान में सरकार लेती है तो कितनी ज़रूरत इसमें अभी है सुधार करने की, ताकि इसकी चपेट में लोग ना आए और इससे जो संबंधित परेशानियां, जो बीमारियां हो रही हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं, उससे लोगों को थोड़ी राहत मिल पाए?
जी राजेंद्र जी। जी देखिए, ये जो परेशानियां बढ़ रही हैं, ये मोटे तौर पे यदि हम इनको देखें तो रामपाल जाट ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सरकारी नीतियां वैसी हैं, क्योंकि नीतियां जो हैं वो आज हमारी केवल व्यापारिक नीतियां, व्यापार को ठीक प्रोटेक्ट करने के काम तो हमारी सरकारें कर रही हैं, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण और लोगों को संरक्षण करना, लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, लोगों के खाने की सुरक्षा, पानी की सुरक्षा और उनकी जो अच्छी विद्या उनको चाहिए उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं है। तो जब सरकारों को इस तरह की चिंता नहीं होती है, तब फिर समाज भी अपने को जिंदा रखने के लिए लालची बनता ही है। इसलिए रामपाल जी, मैंने किसानों का दोस्त तो इसलिए कहा कि भाई किसान भी तो उसमें आ गए ना, तो तुम तो किसानों को कह नहीं सकते क्योंकि तुम उनके नेता हो। मैं तो भाई प्रकृति के लिए काम करता हूं, इसलिए ईमानदारी से कह रहा हूं, ये किसानों का भी लालच है। किसान भी यदि लालची होगा तो फिर धरती भी बीमार होगी, प्रकृति भी बीमार होगी, और सरकारें तो सबको लालची बनाना ही चाहती है, क्योंकि सरकारें पैसा देकर वोट खरीदती हैं, तो पैसे से सरकारें बनती हैं। तो ये जो सरकारों का रवैया है वो तो लालच का है, पर जो किसान लालची नहीं होता वो इस खाद बीज को यूज नहीं करता। हमारे इलाके में नहीं करते लोग, उन्होंने अपना पानी कर लिया, अपनी नदी कर ली। हमने पिछले 50 सालों में 23 नदियों को जो मर गई थी, सूख गई थी, उनको जिंदा किया और उनमें पानी है। तुम्हारे चंबल के इलाके के 3,500 डाकुओं की बंदूकें छुड़वा के उनको खेती के काम में लगाया। तो जो लोग लालच में फंसे होते हैं वो ना बंदूक छोड़ते हैं और ना वो फिर और गलत काम में ही करते रहते हैं। इसलिए इस वक्त जरूरत ये है कि सरकारों की जो दुष्ट नीति है, जो सरकारों की नीति में खराबी है, उस नीति को सरकार हमारे कहने से ठीक नहीं करेगी। हम लोगों को तैयार करें, लोग अपने आप अपनी खेती, और अपनी प्रकृति के जो रिश्ते हैं, जब तक हम ग्राम स्वावलंबन और ग्राम स्वराज की बात काम नहीं करेंगे, तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता और देश गुरु नहीं बन सकता। ये बहुत सही बात कही सर आपने कि लोगों को जागरूक होना भी बहुत जरूरी है, तभी जाकर समस्याओं का समाधान हो पाएगा। अनिल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जिससे कैंसर से संबंधित, त्वचा से संबंधित और तमाम तरीके की बीमारियां लोगों को हो रही हैं। आप इन दूषित पानियों को नहर में छोड़ना, फिर इस तरीके से ये इस्तेमाल में जब पानी इसे लाया जा रहा है, इससे कितनी परेशानियां लोगों की बढ़ रही हैं और मजबूरन लोगों को इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कितना असर इसका पड़ रहा है पर्यावरण संरक्षण में? जिस तरीके से सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, बातें कही जाती हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर, लेकिन ये छोटी सी गलती एक बड़ी समस्या का रूप लेती जा रही है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर भी ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। शिवानी जी, 2000 में मैंने गंगा का कानपुर से कलकत्ता तक का रिवर बैंक के साथ सर्वे किया था। जितनी गंगा मैली तब थी, उससे ज्यादा मैली आज है, जबकि हजारों करोड़ रुपए खर्चे जा चुके हैं उसके ऊपर। तो कुल मिला के जो है, यमुना दिल्ली की देख लो, वैसी की वैसी मैली है। सतलुज में मैंने नीला पानी देखा है, ब्यास में मैंने नीला पानी देखा है। आज जो है हमारी किताबों में कानून है, किताबों में सारे कानून है, वो कानून धरती पे लागू नहीं होते, क्योंकि हमारे जो है देश में आज की डेट में लालच इतना बढ़ गया, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कोई भी किसी को अकाउंटेबल नहीं है, कोई भी जिम्मेवार नहीं है। चाहे वो एनजीटी ऑर्डर कर ले, कहते हम नहीं इंप्लीमेंट करते, लगा लो फाइन। कितना फाइन लगा लेगा एनजीटी? 1 लाख लगा लेगा, वो शाम को रिश्वत में 5 लाख कमा लेगा। तो इसलिए हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी फेल होता जा रहा है, वो भी कोलैप्स होता जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो हमारा कोलैप्स है ही है। और अब जो जहां तक राजेंद्र जी जैसे बात कर रहे हैं गांव की स्वावलंबन की, तो इस तरह का अगर सतलुज का पानी मैला आएगा तो बेचारा गांव वाला क्या करेगा? वो स्वावलंबन कैसे कर लेगा जी? गांव वाले को जो ग्राउंड वाटर मिल रहा है, जब वही कंटेमिनेटेड मिल रहा है तो कैसे गुजारा करेगा?
तो कुल मिला के हमारी सरकारें जो हैं, सब सरकारें, मैं किसी एक पार्टी की नहीं बात करता, ये सब जो हैं जितने के जितने ये बेपैंदे के लोटे हैं, आज यहाँ है कल वहां है, म्यूजिकल चेयर खेलते हैं, आज बीजेपी में कल कांग्रेस में परसों आप में। तो इनको हमारे आप से कुछ लेना देना नहीं है, इनको देश के फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं है, इनको कानून से कुछ लेना देना नहीं, इनकी अपनी जेबें भरती रहनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकारें कोई भी हो, लेकिन इस पर कोई समाधान नहीं निकाल रहा है। डॉक्टर अभिषेक, एक छोटा सा आपसे सवाल है कि अब जो प्रदूषित पानी की वजह से लोगों की बीमारियां हो रही हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, एक कोई छोटा सा उपाय और टिप्स जिससे लोग इन गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बच सकें? देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोगों को अपने पीने के पानी के तो कम से कम हम उसका ध्यान रख ही सकते हैं। आप अच्छी क्वालिटी के फिल्टर, अच्छी क्वालिटी के रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सब चीजें अगर आप यूज करते हो तो ये हैवी मेटल्स को, सॉल्ट्स को और काफी सारे डेंजरस वायरसेस को और बैक्टीरियाज को फिल्टर कर देता है। तो जो लोग ये भी नहीं कर सकते, मेरे को वो मेरे ख्याल से एलम या फिटकरी का यूज कर सकते हैं, या फिर जो ट्रेडिशनल कैंडल वाले फिल्टर्स आते हैं हमारे, वो सब यूज कर सकते हैं। और भी कुछ नहीं तो कम से कम आप पानी को उबाल करके पीजिए जी। उससे भी बहुत सारे सॉल्ट्स और बहुत सारे मेटल्स और बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर सेटल हो जाते हैं जो बीमारी कर सकते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल। सारा तो इसके बियॉन्ड तो एक आम आदमी के बस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि काम तो पानी एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है, बहुत ही एक मूलभूत जरूरत है जीवन की। तो जो भी जैसा भी मिल रहा है उसको उससे काम तो चलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। राजेंद्र जी, एक छोटा सा फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी। इस पूरे मामले पर हमने चर्चा की कि सरकारों की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस समस्या पर समाधान की ज़रूरत है। क्या अभी सुधार किया जाए? क्या सरकार को कदम उठाना चाहिए ताकि परेशानियां थोड़ी कम हैं प्रदूषित पानी के इस्तेमाल की वजह से जो लोगों की बढ़ती जा रही है परेशानी? सबसे पहला काम है कि नदियों की जो नीति है इस में है नहीं, पर देश में आज तक नदियों के लाइफ की जी अब से 10 साल पहले नदियों की जो डेफिनेशन थी वो भी डिसाइड नहीं थी। मेरा कहना यह है कि सबसे पहले भारत में जल के लिए जो नीति अभी तक बनी है वो नीतियों में केवल व्यापारीकरण दिखता है, निजीकरण दिखता है। पानी को बोतल में बंद करके कैसे ज्यादा से ज्यादा उससे कमा सकते हैं, केवल वो दिखता है, और उसी में से वो हेल्थ और दूसरे सब मसलों की बात करते रहते हैं। जी जी। लेकिन जल निजीकरण और व्यापारीकरण समाधान नहीं है। हमें सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन करना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है सर, क्योंकि अगर ये काम किया जाता है तो काफी समस्या से राहत लोगों को मिल सकती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।